राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम पॉपुलरली आरजू सेट करके जाना जाता है और 2024 का आरजू सेट का बात करेगा। उसका ऑलरेडी एग्ज़ाम कंप्लीट होके और रिजल्ट भी 2 बार पब्लिश कर दिया गया था और 2 बार पब्लिश करने के बाद फिर दो बार डिलीट भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा बोलने से, क्योंकि उसमें कुछ एरर्स आ गया था और टेक्निकल इश्यूज आ गया था, जिसके कारण से 2 बार पब्लिश और डिलीट करना पड़ा कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से। तो अभी के समय में काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज आत्मा बन के बैठा हुआ होगा और काफ़ी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं और अभी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इंतज़ार करने के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे यही बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। खास करके जो एलएलबी के लिए जो एंट्रेंस दिया था और बीएड के लिए एंट्रेंस दिया था और जिन्होंने एमएड के लिए एंट्रेंस दिया था, उन सारे लोगों के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि आपको अभी क्या करना है। और बाकी जो नॉर्मल कोर्सेज़ का है वो भी मैं हाईलाइट कर दूंगा इफ़ पॉसिबल, लेकिन आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और मेरा हर बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंटरटेनमेंट चीज़ या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा बोलने से वो है इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, मेरा जो वॉइस है, भले ही मेरा वॉइस ख़राब है फिर भी आपको ध्यान से सुनना है, तब जाके आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो आपका हर डाउट जो है कि क्लियर होगा और आप जो है कि कन्फ्यूज आत्मा का सर्कल में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, अभी आरजू सेट का रिज़ल्ट तो 2 बार डिलीट कर दिया गया, 2 बार पब्लिश भी किया गया और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का, काफ़ी सारे कोर्सेज़ का वो दो बार में पब्लिश भी नहीं हुआ था, यानी कि रिज़ल्ट आउट ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी करना क्या है, जैसे कि जिन्होंने एलएलबी एंट्रेंस दिया है आरजू सेट में, जो एलएलबी के लिए जिन्होंने दिया है उनके लिए सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो एलएलबी कोर्सेस है वो नहीं है। ठीक है, ये बात आपको नोट डाउन कर लेना है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्सेस जो नहीं है, तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो एलएलबी का जो एंट्रेंस कंडक्ट क्यों करवाया गया, तो ये सवाल आ सकता है। तो मैं बता दूं, एलएलबी कोर्सेज जो है कि जरबुम गमलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जोते में एक है जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है अरुणाचल के अंदर, एक लौता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, और दूसरा है कि अरुणाचल लॉ एकेडमी जिसको अल्लाह करके जाना जाता है पॉपुलरली, जो लेकी पे है और वो प्राइवेट लॉ कॉलेज है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने एलएलबी का दिया है बोलने से, अभी आपको जाना है जरबुम गमलिन लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो जोते है, जोते का उसका एडमिशन नोटिस सेपरेट से आता है, उसको आपको पता लगाना है। और दूसरा आपको अल्लाह का, ठीक है, जहाँ में आपको जाने मन है वहाँ पे जाना है और उसका पता लगाना है। एडमिशन प्रोसेस कब से कब तक है वो सारा चीज़ को देखना है। उधर से सेपरेट से नोटिफिकेशन वगैरह आता है एक्चुअल में, और इस बार आएगा कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आना तो चाहिए। तो जब ये एलएलबी का रिज़ल्ट आ जाएगा आरजू का तरफ से, तब आपको जोते और आला दोनों में से कोई भी एक, जहां आप जाना चाहते हैं, उसका एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह को चेकआउट करते रहना है और किसी से भी कवर लेते रहना है। जब ये लोग से एडमिशन नोटिस पब्लिश हो जाता है तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है उसका हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जहाँ पे आपको आरजू सेट में जो एलएलबी का जो एंट्रेंस दिया था उसमें आपने कितना मार्क्स कैरी किया है, वो आपको नंबर जो ज़रूरी होगा, जिसके बेसिस पे आपको एलएलबी जोते में या फिर अल्लाह में आपको मिलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो अल्लाह के लिए आपको सेपरेट से फॉर्म भरना होगा और जोते के लिए आपको सेपरेट से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और अल्लाह का अलग से सिलेक्शन लिस्ट निकलता है और जोते से अलग से सिलेक्शन लिस्ट निकलता है। और एडमिशन नोटिस का बात करेगा तो जोते से सेपरेट से एडमिशन नोटिस आता है, हाँ, और वो कंसर्न कॉलेज से, और अल्लाह का अलग से आता है। तो उसको आपको सेपरेट से आपको क्या करना है, अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से जहाँ मिलेगा वहाँ आप एडमिशन कर लेगा। ऐसे भी काफ़ी सारे लोग माइंडसेट बुक के घूमता है, तो ऐसे लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों से एडमिशन नोटिफिकेशन को पता लगाओ, दोनों में फॉर्म फिल करो, जहाँ मिलो वहाँ चला जाओ। ठीक है, तो ये हो गया एलएलबी वाला। अभी दूसरा हम बात करेगा जिन्होंने क्या एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एमए इन एजुकेशन अलग है और एमएड जो मास्टर ऑफ एजुकेशन जो अलग है। ठीक है, तो ये एमएड जो तब करता है जब आप बीएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तब ये एमएड कोर्सेज को है कि आप जो परस्यू करते हैं। तो जिन्होंने एमएड का एंट्रेंस दिया है उन्हें भी मैं बता दूं कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज भी नहीं है, और पहले था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, फिर कुछ टेक्निकल एरर्स था होगा जिनके कारण ये कोर्सेज भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हटाया गया है। और ये कोर्सेज अभी आपको देखने को मिलेगा, एक है जो ये लेकी पे है, हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो लेकी में है, यानी कि अरुणाचल लॉ एकेडमी के सेम बिल्डिंग पे है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन करके होगा। तो उसका एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह उसको ऑनलाइन भी आप चेक कर सकता है, उसके बाद कॉलेज में जाके भी पता लगा सकता है। तो एमएड कोर्सेज बस यहीं पे आपको मिलता है और बाकी दूसरा में शायद नहीं मिलता है मेरा हिसाब से। जो मैं यहाँ पे जो आरजू से एफिलेटेड नहीं वाला का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा है
जो आरजू से एफिलेटेड वाला बीएड या एमएड कॉलेजेस है उनकी बात कर रहे हैं। आपको यहाँ हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में मिलेगा एमएड कोर्सेज। तो आपने आरजू में जो एमएड के लिए इंट्रेंस दिया था, तो उसका मार्क्स जब रिजल्ट आ जाता है तो उसका मार्क्स को लेके आप जो हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में आपको एडमिशन का फॉर्म भर के सेपरेट से फिर सिलेक्शन लिस्ट निकाल के फिर आपको एडमिशन करना होगा। ठीक है, ये आपका एमएड कोर्सेज वाला के लिए। अभी दूसरा बात आता है जो बीएड कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो बीएड कोर्सेज के लिए तो मैं बीएड जिन्होंने भी बीएड अप्लाई किया है उनको मैं यहाँ पे ध्यान से सुनने के लिए बताऊँगा। तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने बीएड का इंट्रेंस आरजू सेट में दिया है तो ये कोर्सेज जो है कि आरजू के अंदर पे भी है। आरजू में 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी है 100। तो 100 में से फिर ये जो फुलफिल 100 जो आपको शायद नहीं मिलता है, कुछ सीट जो है कि डिपुटेशन वगैरह वाला का जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तरफ से जो ऑलरेडी टीचर सर्विंग कर रहे हैं, जो पहले ज़माना में टीचर मिल गया था लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया है, ऐसे वाला को भी गवर्नमेंट का तरफ से आजकल क्या कर दिया गया कि बीएड इज़ मैंडेटरी ऐसे कर दिया गया, जिसके कारण से जो पहले ज़माना में जो टीचर मिल गया उन्हें भी बीएड करने के लिए बोलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से भी जो बीएड के लिए रिकमेंड वगैरह करता है कुछ सीटें, तो वो सीटें वगैरह यहाँ पे 100 पे वो भी इंक्लूडेड है। तो उसको माइनस करके लगभग आप जो 80 to 90 ऐसे कुछ आप पकड़ के चल सकते हैं। आरजू के अंदर में जो प्रेस स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए लगभग 80 to 90 सीट्स वगैरह इंटेक कैपेसिटी रहेगा, लेकिन टोटल वहाँ पे 100 इंटेक कैपेसिटी है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो 100 इंटेक कैपेसिटी है और 100 आप बीएड का इंट्रेंस देने वाला तो कई सारे बहुत सारा होगा, लेकिन उनमें से टॉप 100 को ही आपको आरजू के अंदर एडमिशन जो मिलेगा। ठीक है, तो टॉप 100 को ही आरजू के उधर इंट्रेंस मिलेगा। तो आप जब रिज़ल्ट निकलता है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका मार्क्स जो कितना आ रहा है। ठीक है, और मान लो कि आपका मार्क्स जो है कि 50 आ रहा है, मान लो आपका बीएड इंट्रेंस का मार्क्स जो 50 आ रहा है, तो 50 आ रहा है तो फिर आप उधर से निकालो, मतलब 50 से ज़्यादा मार्क्स कौन कौन कैरी किया है, मतलब कितना लोगों ने कैरी किया है उसको आप निकालो। ठीक है, तो उसको निकालने के बाद आपसे ज़्यादा वाला मतलब ज़्यादा नहीं है ऐसे कुछ होने से तो आप खुद को श्योर मान के चल सकते हैं कि आपको आरजू में बीएड के लिए एडमिशन मिलने का मतलब सिलेक्ट होने का चांस है बोल के ऐसे आप मान के चल सकते हैं। तो आरजू वाला क्या करेगा कि सबसे फर्स्ट तो रिज़ल्ट निकलता है और रिज़ल्ट निकलने के बाद फिर एक सिलेक्शन लिस्ट निकलता है। तो रिज़ल्ट आने का टाइम को आप जो ऐसे करके पता लगा सकते हैं, आप खुद को आरजू में मिलेगा कि नहीं उसको आप देखने के लिए, या कट ऑफ मार्क को आप जो पता लगाने के लिए कुछ इस प्रकार से आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप टॉप 100 के अंदर में आ जाते हैं बोलने से आप मान के चल सकते हैं कि आपको आरजू में मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो जब सिलेक्शन लिस्ट निकलता है तो उसमें 100 टॉप 100 को ये कर लेगा, आरजू वाला सिलेक्ट कर लेगा। और बाकी लोग क्या करेगा बोलने से, बाकी लोग क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे बीएड कॉलेजेस है, लगभग 10 to 11 कॉलेजेस तो है मेरा हिसाब से, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 10 to 11 कॉलेजेस है बीएड कॉलेजेस जो आरजू से एफिलेटेड है। तो उन सारा कॉलेजेस पे आप जो जाके वो लोग का फिर सेपरेट से एडमिशन नोटिफिकेशन आता है, तो उसको आप देखते रहना है। और जब वो लोग का नोटिफिकेशन आ जाता है कंसर्न कॉलेजेस से, हर एक कॉलेज से अलग अलग से नोटिफिकेशन आता है एडमिशन नोटिफिकेशन, तो जब वो आ जाता है तो उसमें भी आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरते वक्त आपको आरजू सेट का जो मार्क कैरी करने वाला वो आपको ज़रूरी होगा। तो उसका बेसिस पे आपको सिलेक्शन वगैरह भी है कि आपको वो कंसर्न कॉलेज से किया जाता है। ठीक है, तो उसको आप देख के कर लेना है। अगर आप जब बीएड का रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप अपना मार्क्स कितना आया है उसको देख लो। जैसे कि आपका 50 आ रहा है बोलने से, तो आपसे ज़्यादा मार्क कैरी करने वाला कितना लोग हैं उसको आप फिर कैलकुलेट करो। अगर वो 100 से ज़्यादा आ रहा है बोलने से, आपसे मार्क ज़्यादा कैरी करने वाला 100 प्लस हो गया बोलने से, आप मान के चलो कि आपको आरजू में सिलेक्ट नहीं होने वाला, तो आप किसी आरजू एफिलेटेड वाला कॉलेजेस बीएड कॉलेजेस पे आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे आप जब उसका एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उसमें फिर फॉर्म भर के फिर आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और आरजू पे आप मिलेगा वो चीज़ को आप दिमाग से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अंडर 100 में आ रहा है बोलने से, आप जो अगर अंडर 100 में टॉप 100 का अंदर में अगर आप आ रहे हैं बोलने से, तो आप थोड़ा होप रख सकते हैं कि आपको मिलने वाला है। लेकिन अब जो अंडर 80 to 90 के अंदर में आ रहा है बोलने से, मान के चलो कि आप अंडर 70 टॉप 70 या टॉप 80 के अंदर में आ रहे हैं बोलने से, तो आप ऐसे मान के श्योर मान के चल सकते हैं कि आपको आरजू में बीएड के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है जो कुछ कुछ कोर्सेस है जो आरजू के अंदर में नहीं है, जो बाहर एफिलेटेड वाला कॉलेजेस में है। तो उसको आप समझ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है, वो तो आपको समझ ही गया होगा। उसके बाद बाकी सारे कोर्सेज़ तो आपको आरजू में मिल ही जाएगा। जैसे कि लॉ का आपका LLM जो है वो भी आपको
आरजू में मिल जाता है और काफ़ी सारे कोर्सेस है जो आरजू में मिल जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि सबसे पहला चीज़ आपको एग्ज़ाम दिया है, फिर आपको एक रिज़ल्ट निकलता है, वो कॉमन से रिज़ल्ट जो कॉमन से आता है, फिर कॉमन से आने के बाद फिर कंसर्न डिपार्टमेंट से फिर से आपको सिलेक्शन लिस्ट आता है, ठीक है। तो सिलेक्शन लिस्ट को आप जो रुकना है, और अगर सिलेक्शन लिस्ट को आपको रुकने मन नहीं है, आपके पास इतना पेशेंस लेवल नहीं है, आपके पास वो शक्ति नहीं है, पेशेंस का शक्ति नहीं है बोलने से, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका जो ये जो है कट ऑफ जो कितना में आ सकता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट जैसे कि आप जो मान के चलो कि ये जो एमए हिस्ट्री के लिए आप जो दिया है इंट्रेंस, एमए हिस्ट्री के लिए, तो एमए हिस्ट्री के लिए अगर आपने इंट्रेंस दिया है बोलने से, तो उसमें कितना इनटेक कैपेसिटी है उसको आप पता लगा लेना है। जैसे कि मैं अभी के लिए बता देता हूँ, एमए हिस्ट्री आरजू के अंदर में आपको 70 सीट यहाँ पे देखने को मिलता है। इनटेक कैपेसिटी एमए हिस्ट्री में 70 सीट है, और 70 सीट में से आपका इंट्रेंस में आपका कितना मार्क आ रहा है उसको आप पता लगा लेना है। तो जैसे कि मान के चलो कि आपका 50 मार्क्स आ रहा है, और 50 मार्क्स आ रहा है बोलने से फिर से आपको ये निकालना है कि आपसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला कितना लोग है उसको निकालना है। जैसे कि अगर आपका टॉप 70 के अंदर में आ रहा है बोलने से, तो आप होप रख सकते हैं कि आपको एमए हिस्ट्री के लिए आरजू में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि टॉप 70 में से सबसे लास्ट वाला मार्क्स जो है कि अगर आपका 50 एग्जैक्ट है बोलने से, तो आप मान के चलो कि कट ऑफ जो 50 है, या फिर आपका कट ऑफ जो टॉप 70 का लास्ट वाला मार्क्स जो अगर आपका 20 है, ऐसे कुछ होने से, तो आप मान के चल सकते हैं कि इसका कट ऑफ मार्क 20 जाएगा बोल के। तो उसमें आप होप रख सकते हैं कि आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो इतना ही होगा कि आपका कन्फ्यूज़न वगैरह जो यहाँ पे दूर हो जाएगा, और इसको जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं, और शेयर करना बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं।